नमस्कार साथियों। आज हिंदी भाषा में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कल वाले का अगला भाग। कल मैंने आपके लिए बताया था उद्गम या विकास के आधार पर आपके शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार मैंने आपके लिए समझाए थे। आज मैं उसी के आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दभेद कितने प्रकार के होते हैं। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दभेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्दभेद होता है आपका ऋण शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग ऋण शब्द। अब पहला जो आपका भाग है ऋण शब्द, ये क्या है। तो वे शब्द जो परंपरा की दृष्टि से सार्थक अर्थ देते हैं और उनको खंडित करने के बाद निरर्थक अर्थ बन जाता है या जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ यानी कि जड़ टाइप का मान लीजिए। तो आपके वे शब्द जो परंपरा के अनुसार चलते आते हैं और उनका कोई एक विशेष अर्थ होता है, ठीक है ना। जैसे आपके शब्द हैं पुस्तक, मेला, आग, सोना, अचकन और भी कई प्रकार के जो शब्द होते हैं ये आपके ऋण शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके आप क्या है, खंड नहीं कर सकते। खंड करेंगे तो इनका अर्थ निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आपका दूसरा है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो वे शब्द जो ऋण शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगा करके जो शब्द बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। इन्हीं शब्दों में आप उपसर्ग या प्रत्यय लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, यौगिक शब्द। लेकिन इनको आप खंडित कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आप इनको खंडित करेंगे तो एक इनका सार्थक अर्थ निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए ये यौगिक शब्द होते हैं। अब कैसे होते हैं, जैसे आप रसोई और घर को जोड़ दें तो आपका क्या बन जाएगा, रसोई घर। अब आप इसको खंडित भी करेंगे तो रसोई अलग और घर अलग, है ना, सार्थक बन गया ना। तो ऐसे ही आपका वाला शब्द लगा दें तो टांगे वाला, सब्जी वाला, है ना, दूध वाला, कई प्रकार के वर्ड बना सकते हैं। और भी इसी प्रकार के आपके उपसर्ग प्रत्यय आप लगा दें तो भी आपके क्या बन जाएंगे, यौगिक शब्द। क्या बन जाएंगे, यौगिक शब्द। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए, अब तीसरा शब्द है आपका योग ऋण शब्द। तो ये क्या होते हैं। तो योग ऋण शब्द जो है वो यौगिक शब्द जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब विशेष अर्थ कैसे, आप तो बहुब्रीहि समास के लिए समझ लीजिए। आपने क्या कहा कि दोनों शब्दों को छोड़कर जो तीसरे पद की प्रधानता बताता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। सेम वैसा ही है, ठीक है ना। कैसे, जैसे आपने इसको बनाने तो आप यदि पंकज बनाएं, क्या बनाएं, पंकज, तो ये क्या होता है, पंक धन जा। क्या होता है, पंक धन जा। तो पंक क्या कहलाता है, पंक का मतलब होता है कीचड़। यानी कीचड़ में जन्मे जो भी चीज़ है, चाहे वह आपकी कीटाणु हो, चाहे मच्छर हो, चाहे घोंघा हो, है ना, चाहे तुम्हारे फूल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको अपन क्या बोलते हैं, पंक सभी आ जाते हैं वो पंख में, ठीक है। लेकिन पंकज एक विशेष प्रकार के फूल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए ये क्या है, विशेष अर्थ लिए हुए हैं। इसलिए इसे इसी प्रकार से और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, लंबोदर। तो इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, लंबा है उदर जिनका, यानी जिनका पेट बड़ा है उनके लिए नहीं, हम श्री गणेश के लिए कह रहे हैं। और इसी प्रकार से पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण किए हुए, तो किसके लिए कह रहे हैं, हमसे ये श्री कृष्ण के जी के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब रूपांतर की दृष्टि से शब्दभेद किस प्रकार के होते हैं। तो रूपांतर की दृष्टि से पहले आप इन वाक्यों को समझे, ये क्या लिखे हुए हैं, ध्यान से देखें। तो लड़का आम खाता है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये लड़का और ये खाता है, ठीक है। लड़के आम खाते हैं और ये देखिए, फिर लड़की आम खाती है, फिर लड़कों ने आम खाए। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये आपकी क्या है, संज्ञा है, और ये क्या है, आपकी क्रिया है। तो संज्ञा और क्रिया में आपका परिवर्तन हुआ ना। आप देखो, लड़का, लड़के, लड़की, लड़को, खाता, खाते, खाते, खाए। तो ये संज्ञा या क्रिया में परिवर्तन,
क्रिया में परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पे देखिए मैं और तुम, ये क्या है आपका सर्वनाम है। क्या है ये सर्वनाम। और ये अच्छा, अच्छे, अच्छे, ये आपके क्या है विशेषण है। तो आपके सर्वनाम और विशेषण में परिवर्तन हुआ। किसमें? सर्वनाम और विशेषण। इनमें परिवर्तन हुआ। अब आप देखिए हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, तुम जल्दी जल्दी लिखते हो, वह जल्दी जल्दी लिखती है, राम जल्दी जल्दी लिखता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो जल्दी जल्दी शब्द है, आप यहाँ पे देखिए तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब इसमें है ना कोई परिवर्तन नहीं हुआ होता है तो उसके लिए जरा देखिए, ये लिखते हैं तो लिखते कैसे? जल्दी जल्दी। तो ये है ना लिखते जो क्रिया है, क्रिया की ये विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण हुआ, है ना। क्या हुआ? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण वाले शब्दों में आपने देखा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या? कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो क्या? तो इसके आगे अब आप सुन लीजिए कि जिनमें लिंग, क्रिया या कारक की वजह से परिवर्तन हो जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और जिसमें है ना इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी। तो आप क्या बताओगे कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा है? पहला है आपका विकारी शब्द, ठीक है ना। और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अब इसमें आपके कौन कौन से भाग आ जाएंगे? तो आपके है ना 8 भाग होते हैं। तो 8 में से 4 भाग इसमें आ जाते हैं। है ना, पहला आपका संज्ञा, दूसरा आपका सर्वनाम, तीसरा आपका विशेषण और चौथा आपका क्रिया। तो ये आपके विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, या संबंध कारक, ठीक है। तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो ये आपके 4 प्रकार के ये होते हैं, 4 प्रकार के ये होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके विकारी और अविकारी शब्द हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।